जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने कई प्रश्नमालाएं कंप्लीट कर ली। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 16 कंप्लीट करी, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज हम पढ़ते हैं प्रश्नमाला 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति एवं उसकी माप। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ते हैं। इसमें आपको केवल माध्यक और बहुलक पढ़ना है। इस प्रश्नमाला में आपको केवल 3 चीजों का अध्ययन करना है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो आइए ध्यान से देखेंगे। ये प्रश्नमाला 6 नंबर की, हर बार इस प्रश्नमाला से 2 सवाल आपको परीक्षा में जरूर आते हैं। या आपको पूछ लिया जाए माध्य बहुलक याद कीजिए, या आपको पूछ लिया जाए माध्यक माध्यक याद कीजिए, कोई भी आपको पूछ सकता है। तो पहले ये ध्यान हो कि ये होते क्या हैं, पहले इनका मतलब समझना है। तो देखिए, हम कुछ फॉर्मूलों का अध्ययन यहाँ कर लेते हैं, ध्यान से देखना। जैसे सबसे पहला होता है समांतर माध्य। क्या होता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, जैसे अपन कई संख्याओं के मध्य अगर माध्य निकाले तो उसको बोलते हैं अपन राशियों का योग या आंकड़ों का योग। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या, ठीक है। यह आपका फॉर्मूला होता है। सबसे फर्स्ट, सबसे इजी, सबसे पहले तरीके का फॉर्मूला राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो अपन निकालेंगे माध्य। देखो, माध्य भी होता है, चाहे समांतर माध्य बोल दो चाहे औसत बोल दो, सब में एक ही बात है। ये फॉर्मूला तो लगता है किसमें? अवर्गीकृत बारंबारता सारणी में। माध्य की बात करें तो ये जो माध्य निकलता है, और माध्य को अपन बोलते हैं x की बार, ये माध्य होता है, ठीक है। तो माध्य में पहली विधि आती है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि आती है? प्रत्यक्ष विधि आती है। ध्यान से देखना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ध्यान से देखना, सिग्मा का अर्थ होता है योग। सिग्मा का अर्थ होता है क्या? योग होता है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। योग यानी कि आपको जो भी आपको संख्या दे रखी है, इन सबका क्या करना है? योग करना है। अब देखो, ये प्रत्यक्ष विधि हो गई। दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अपन क्या करें? माध्य निकालेंगे तो a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi, इसका फॉर्मूला होगा। अगर बात करें किसके? तीसरा, पग विचलन। तीसरा होता है पग विचलन या पद विचलन की बात करें। देखो, पग विचलन से माध्य या होता है पद विचलन। तो देखिए, इनका माध्य निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi गुणा में h। अब ये जो भी ये आपको मैंने लिखा है कि xi fi di ui h a, ये होते क्या है कि जब अपन फिर प्रश्नमाला चलेगी, जब ये काम आएंगे तब आपको यहाँ बता दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सारे फॉर्मूलों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब देखो, ये तो हो गए यहाँ पर माध्य निकालना। तीसरे नंबर पे आता है बहुलक आता है। क्या आता है तीसरे नंबर पर? बहुलक का फॉर्मूला आता है। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना क्या होगा? L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। यह आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है। क्या क्या है इस प्रश्नमाला में? माध्य, माध्यक और बहुलक।
तो हमने क्या पढ़ लिया, समांतर माध्य और माध्य निकालने की 3 विधियों का अध्ययन कर लिया। जब आपके सामने सारणी आती है ना, तो सारणी के सवाल इस विधियों से हल होते हैं, और जो बिना सारणी का आता है, जिनमें औसत निकलवाया जाए या समांतर माध्य निकलवाया जाए, तो इससे निकालेंगे। आपके सामने आएंगे, आप सब समझ जाओगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। और ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये किसका फॉर्मूला होता है, बहुलक का होता है ना। अब चलते हैं आगे। ये हो गया मेरे पास बहुलक का फॉर्मूला, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे करते हैं हम, जैसे माध्यक की तरफ चलते हैं। माध्यक क्या आएगा अगला, माध्यक की तरफ चलते हैं, तो उसको ध्यान से समझना। पहले सारे बस एक बार फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो, बस उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूले आपने जहां भी याद कर लिए, समझो आपने आधी प्रश्नमाला तो यहीं आपने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं आगे, देखो क्या करेंगे। ये हो गया मेरे पास माध्यक का फॉर्मूला, बहुलक का फॉर्मूला। अब आएगा माध्यक। माध्यक में कई प्रकार से होता है, एक सारणी आती है अवर्गीकृत और एक सारणी आती है वर्गीकृत। कौन कौन सी आती है, एक सारणी तो आती है अवर्गीकृत और एक आती है वर्गीकृत। तो देखो ध्यान से, हम निकालने जा रहे हैं माध्यक, और माध्यक में पहला निकलता है अवर्गीकृत में बता रहा हूं, यदि पदों की संख्या, यदि पद आपको क्या दे रखे हो, यदि पद क्या हो, सम हो, पदों की संख्या क्या हो, सम, तो माध्यक कैसे निकलेगा। देखो माध्यक निकलेगा n बटे 2 पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 पद और बटे में आपका आ जाएगा 2। ये तो किस में लगता है, जब पदों की संख्या क्या हो, सम हो, तो माध्यक का फॉर्मूला ये आ जाएगा। और यदि आपको दे दिया जाए, यदि पद क्या हो विषम, यदि पद क्या हो मेरे पास विषम हो, विषम हो, तो माध्यक का फॉर्मूला क्या आएगा। ये देखो जो दोनों मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले अवर्गीकृत सारणी के लिए या अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए हैं। जब वर्गीकृत आएगा तब अपन आगे फॉर्मूला लिखेंगे। जिसमें वर्ग अंतराल नहीं आता उसमें ये फॉर्मूलेज दोनों काम आते हैं। क्या होगा इसका, n प्लस 1 बटे 2 पद, बस इतना इसका फॉर्मूला है। अब ये तो हो गए अवर्गीकृत के। यदि वर्गीकृत होता तो माध्यक कैसे निकलता, देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला होता है, अभी आपको जब सवाल आएंगे तब बता दिया जाएगा कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत में क्या पहचान होती है। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला का अध्ययन कर रहे हैं। तो L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटे F और गुणा में H, ये आपका माध्यक का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इस प्रश्न वाला में हमने केवल 3 चीज पढ़ी है, बहुलक, माध्यक और माध्य। अब आपको पूछा जाए कि इन तीनों में संबंध क्या होता है। ठीक है, इन तीनों में संबंध क्या होता है, तो संबंध देखो क्या होता है तीनों में, कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, ये इसका तीनों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है, ये आपके सामने लिख रखा है। यानी कि एक ऐसा सवाल जिससे अपन माध्यक भी निकाल लें, उसी से बहुलक निकाल लें और उसी से माध्य निकाल लें। तो हम यदि माध्यक को किससे गुणा करें, 3 से, और बहुलक माध्यक को 2 से गुणा करके ऐड कर देंगे, तो ये संबंध आपके सामने क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ये कई बार आपको एग्जाम में पूछ लेता है 1 नंबर का कि
माध्य माध्यक बहुलक में संबंध स्थापित कीजिए, तो आपके सामने ये संबंध इसका होगा। ठीक है, इस प्रश्नमाला में हमने फॉर्मूलों का अध्ययन अच्छे से कर लिया। अब आती है देखो प्रश्नमाला स्टार्ट अपन करेंगे, तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं इन सब का मतलब है हमें आगे समझेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देखो इसी में करते हैं, अब आगे चलते हैं। देखो ध्यान से क्या करेंगे, ये तो हो गए मेरे पास सारे फॉर्मूले। ये फॉर्मूले आशा करता हूं कि आप इनको जल्दी से याद कर लोगे, और क्योंकि जब तक ये याद होंगे या आप नहीं कर पाते हो तो आप इसको सवाल हल नहीं कर सकते। तो अपना काम क्या रहेगा, सबसे पहला सॉल्यूशन इसका कि इसको फॉर्मूले को सबको याद करना। तो सबसे पहला काम अपना फॉर्मूले याद करना रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नमाला 17.1। जैसे आपको कोई सवाल दे दिया जाए कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, कोई भी दो संख्या है उनके मध्य आपको दे दिया जाए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसे आपको 17.1 में कोई सवाल पूछ लिया कि यदि एक कक्षा में गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक, क्या क्या दे रखा है, 10 छात्रों के प्राप्तांक आपको दे रखा है। देखो पहला ही सवाल मैं आपको लेता हूं, 10 छात्रों के प्राप्तांक है 52, 75, और आपको क्या क्या दे रखा है 40, 70 और उसके बाद 73। 40, 70, 43, 43 के बाद आपको दे रखा है 40, 65, 35, 40 से 65, 35 और 38, 52, 48 से 52 आपको दे रखा है। कितने छात्र हो गए, 10 छात्र हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आपको सवाल क्या दे दिया जाए कि इन 10 छात्रों का औसत या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहां देखो ऐसी स्थिति आपको कहलाती है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। अवर्गीकृत बंटन कहलाते हैं ये, जिनमें आपको कोई वर्ग अंतराल नहीं दे रखा, केवल आपको सीधा सवाल दे रखा है। ये अवर्गीकृत आंकड़े हो गए। तो देखो क्या करते हैं, इनका समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या लिखवाया कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, या राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन सबको ऐड कर दीजिए। क्या लिखोगे, 52 प्लस 75 प्लस 40, 70, 43 और ये 40, ये 65 है। उसके बाद 35, 48 और 52। इन सबको ऐड करेंगे और किसका भाग देंगे, राशियों की संख्या। राशि कितनी है, टोटल 10 छात्र हैं। कितने छात्र थे, 10 छात्र हैं। 10 का मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सबको ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 और 3 10 और 5 15, 5 20 और 8 28 और 2 30 हो गया। 3 हासिल हो गई। 3 और 5 8 और 7 15, 4 19, 7 26, 4 30, 4 34, 6 40, 3 43, 4 47, 5 52 हो गया। 520 बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो आपका आंसर क्या आ गया, 52 आपका समांतर माध्य आता है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला प्रश्न था। क्या था कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये आपके सामने मैंने इस प्रश्नमाला का पहला प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिया। ऐसा ही आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक सहायक कर्मचारी, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारी है, उनका वेतन कितना कितना है, 1720, 1750, 1760 और 1710। 4 कर्मचारी थे। इनका समांतर माध्य पूछेगा तो क्या करोगे, इनके बीच में प्लस लगा के और 4 का डिवाइड आप दे दोगे तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 0 का 0 आ गया। 1 और 6 7 और 5 12 और 2 14, हासिल 1 हो गया। 7 1 8 7 15 7 22 और 7 29 और 2 और 1 3 और 1 4 1 5 और 1 6, ऐसा कुछ टोटल आएगा। उसमें 4 का डिवाइड आपको देना है। ये इनका समांतर माध्य आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखो ये हो गया मेरा पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है,
अब चलते हैं आगे, क्या करते हैं तीसरा क्वेश्चन जो है। अब आपको देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। देखिए क्या दे रखा है कि यदि सवाल है, यदि 3 4 8 5 x, यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 का समांतर माध्य आपको दिया गया है, तो आगे x का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, यदि 3 4 8 5 x 4 3 2 1, यही है, 4 तो गायब हो गया, 4 तो इसका आंसर आएगा, 3 2 1, इनका समांतर माध्य आपको कितना दे रखा है, 4 दिया गया है। कितना दिया गया है, 4। अब इसी का आंसर क्या कीजिए, x का मान क्या आता है। तो ध्यान से देखना, क्या करते हैं अपन, यहां पर देखो आपको फॉर्मूला क्या होगा, समांतर माध्य का फॉर्मूला कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल संख्या कितनी है, 8 है। तो देखो आपको दे रखा है बेटा, समांतर माध्य बराबर आपको दिया गया है 4। फॉर्मूला होता है राशियों का योग, यानी इन सबको ऐड कर दीजिए, और ये मैंने इन सबको ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, ऐड किया तो राशियों की संख्या कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बराबर में क्या दे रखा है, 4। सबको ऐड करिए, 4 3 7 8 15 5 20 3 23 2 25 और 1 26, प्लस में x बटे में 8 और इक्वल में 4, नीचे लगा दिया 1। दोनों को क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे, दोनों का वज्र गुणा। तो देखो वज्र गुणा किया, 26 प्लस x को 1 से गुणा किया, 26 प्लस x आ गया, 8 चौक 32। तो x की वैल्यू आपको क्या प्राप्त होने वाली है, 32 माइनस 26 बराबर 6। आपका कितना मान आ गया बेटा, x का मान आ जाएगा कितना, आपको 6 प्राप्त होने वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कौन सा प्रश्न था ये, तीसरे प्रश्न का आपको आंसर मिल गया, 6 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं सातवां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसी का ध्यान से देखना कि क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में, कितनी पारियों में, 10 पारियों में रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं, जो भी आपके सामने दे रखा है, इन सबको ऐड करके और 10 का भाग दोगे। इसने क्या पूछा है कि इन सब का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करके 10 का डिवाइड देना है। तो यह आपके सामने क्या आ जाएगा, इन सब का औसत आ जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने 5वां है कि एक मासिक परीक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। देखो ध्यान से देखना, एक मासिक परीक्षा में कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों को समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखो कई विद्यार्थी थे, लगभग 10 विद्यार्थी हैं, उनको रोल नंबर दे दिया गया और उनका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। केवल सब्जेक्ट का पूछा है, इंग्लिश का। ध्यान से देखना, यहां आपको इतना दे रखा है कि प्राप्तांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे लिख रखा है 30 28, और उसके बाद 32 12 18 20 25 15 26 और 14। यानी कि इनको आपसे मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो देखना है कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल रोल नंबर कितने हैं अपने पास, 10 रोल नंबर तक के विद्यार्थी है। ठीक है, आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालने के लिए इनका ऐड करना है, नीचे वाले को 30 प्लस इनका ऐड करके, और टोटल जो विद्यार्थी है 10, उनका भाग देना है। ये मेरे पास प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा ही प्रश्न संख्या 6 में दे रखा है, क्या दे रखा है 6, कि एक विद्यालय में
पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों की दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। क्या क्या दी गई है? 300 प्लस 405, ऐसा आपको कुछ दे रखा है। इन सबको ऐड करके आपको क्या करना है? 10 का भाग देना है। देखो इस प्रश्नमाला में अधिकतर समांतर माध्य पूछा है और सारों में एक जैसा ही पूछा है। क्या करना है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहां तक होते हैं मेरे सवाल एक जैसे। अब मैं कराता हूं प्रश्न संख्या 7, आपको ध्यान से देखना। 6 तक तो क्या करना है? आपको सबको ऐड करना है और राशियों की संख्या का डिवाइड देना है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। क्या करने वाले हैं? प्रश्न संख्या 7 है, उसको ध्यान से समझें और हल करें। देखो क्या होगा कि एक कक्षा के वर्ग ए में 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम है। देखो वर्ग ए है मेरे पास, वर्ग ए यानी सेक्शन ए, वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार बराबर 51 किलोग्राम। कितना है? 51 किलोग्राम है। ठीक है, और कुल भार निकालें तो कुल भार कितना हो जाएगा? कुल भार अपन निकालें तो 51 गुणा में 25, दोनों को गुणा करिए। 25 से कम 25, कितना बच गया? 2 बच गया। 25 पंजे 125 और 2 127, यानी कि इस क्लास में इस सेक्शन ए में जो 25 छात्र थे इनका टोटल भार, कुल भार कितना हो गया आपके सामने? 1275 किलोग्राम। ऐसा ही वर्ग बी की बात करें, वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार, 35 छात्रों का औसत भार कितना है बेटा? आगे दे रखा है 54 किलोग्राम है। ये आपको औसत भार दे रखा है बेटा। तो कुल भार निकालना है, कितना हो जाएगा? कुल भार 35 गुणा में 54 गुणा करेंगे। 35 दूना 70, 35 चौक 140, कितना बच गया? 14, और 35 को 5 से गुणा करोगे 175 आएगा। 175 में 14 जोड़ोगे तो 189 आएगा। यह आपका हो गया कितना किलोग्राम वजन? 1890 किलोग्राम वजन आपको प्राप्त हो गया। अब आगे क्या पूछा है कि बताइए जो कक्षा थी आपके सामने, 25 छात्र ये थे, 35 छात्र ये हैं, कुल छात्र कितने हो गए? 60 छात्र हो गए। कुल छात्र कितने हो गए बेटा? 60 छात्र हो गए। इन 60 छात्रों का औसत भार अपन निकालते हैं। तो देखो पहले तो कुल भार निकालेंगे। 60 छात्रों का कुल भार, तो क्या करना है? 1275 प्लस 1890, दोनों को ऐड किया तो 5 का 5 आ गया, 9 और 7 16, 8 और 2 10 11, और ये आ गया 3165 किलोग्राम। टोटल वजन इस दोनों क्लास का, जो दोनों सेक्शन आपको बटे हुए हैं, इनका टोटल वजन आ गया 3165 किलोग्राम। अब निकालते हैं। अतः 60 छात्रों का औसत भार। तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल सवाल है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहां पर इनका योग किया 3165 और राशियों की संख्या कितनी है बेटा? 60 है। भाग दिया 6 पंजो 3, यानी 60 को 5 से गुणा किया 300 आ गया। उसके बाद 2 का भाग दिया 120, कितना बच गया? 2 का भाग दिया 120, 45 बच गया। 45 में लगाया 0, 7 का भाग दिया, आ गया मेरे पास आंसर है 52.75 किलोग्राम। यानी कि
कुल मिला के अपन यदि बात करें कि इस क्लास का औसत वजन कितना बैठ रहा है 52.75 किलोग्राम, यानी प्रत्येक बच्चा 52.75 किलोग्राम का हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका नहीं बैठेगा। ठीक है, मान लो कोई विद्यार्थी ज़्यादा बैठ रहा है तो अगला वाला कम बैठ सकता है। टोटल कुल मिला के बात यह है कि औसत अपना 52.75 किलोग्राम औसत आना चाहिए। ये हो गया मेरे पास 7वां क्वेश्चन। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 8वें की तरफ। सारे एक जैसे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो ये हो गया 7वां क्वेश्चन। 8वें में क्या कर रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्या है बेटा मेरे पास, उनका औसत कितना है 18 है। यदि एक संख्या क्या दे रखा है, एक संख्या हटा दी जाए। देखो पहले मेरे पास थी 5 संख्या, तो देखो 5 संख्याओं का औसत भार, 5 संख्याओं का औसत भार दे रखा है ना, यह 5 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना 18 है। ठीक है, तो 5 संख्याओं का औसत 18 हो गया, तो कुल संख्या देख लेते हैं, कुल वजन या कुल भार अपन निकाल लेते हैं, कुल माप निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 गुणा 18 बराबर 90 हो गया। ठीक है, चूंकि एक संख्या हटा दी जाए, यदि एक संख्या हटा दी जाती है, देखो एक संख्या हटा दी जाए, हटाएंगे अपन, हटा दी जाए तो आपके पास कितनी बचेंगी 4। 4 का कितना औसत दे रखा है बताइए, 4 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है बेटा कितना 16 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत 16 हो जाता है, तो वही कुल निकाल लेते हैं। कुल संख्या कितने की है 4 गुना 16 बराबर 64। अब देखो पहले कितनी थी 90, अब कितनी है 64। तो आप बता सकते हैं हटाई गई संख्या कौन सी थी, हटाई गई संख्या बराबर 90 माइनस 64 बराबर 26 आपका आंसर है आ गया। क्या आ गया आपका आंसर है 26 आपको प्राप्त हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपका होगा हटाई गई संख्या कौन सी है 26 है। यानी कि ऐसे काफी संख्याएं हैं, कितनी है 5 है, उनमें से एक संख्या मैंने हटा दी तो औसत भी कम होगा, हो गया कम, पहले 18 था अब 16 हो गया। तो कौन सी संख्या हटाई है मैंने, वो मैं आपके सामने आ गई, कौन सी आई 26 आपका आंसर है आ गया। इसी का अगला है 9वां सवाल, ध्यान से देखना और सारे सवालों को अच्छे से करते चले बस। देखो ध्यान से, 8वां है हटाई गई संख्या 26 निकालना था, आपके सामने 26 आ गया। अब चलते हैं 90% की तरफ। 90% क्या है उसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना कि ये क्या है 13 संख्याओं का औसत माध्य 24 है। 13 संख्याओं का औसत माध्य, ऐसा जैसा आपको सवाल आ जाए तो तुरंत आपको लिखना है एक एक लाइन, कितना है 24 आपको दे रखा है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, कुल भार कितना हो जाएगा अपने पास 24 गुणा 13, 13 चौक 52 और 13 दुना 26, 5 31। ठीक है बेटा, अब आगे दे रखा है कि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए। तो बताइए एक बात बताओ, मेरे पास संख्या कितनी है 13, ठीक है, और इनका औसत माध्य 24 है। अब मैं 13 की 13 संख्याओं में 3 जोड़ रहा हूं मैं टोटल, तो देखो प्रत्येक में 3 जोड़ूंगा तो कुल कितनी संख्या ऐड होगी 39 होगी, क्योंकि क्या करोगे 13 गुणा 3, प्रत्येक में आप कितना जोड़ रहे हो 3 जोड़ने जा रहे हो, तो 13 संख्याओं में कितना जुड़ेगा 13 × 39। तो देखो कुल आपका कितना आ जाएगा, पहले तो कितना था 312, अब आपको 39 और मिल गया, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 351। तो आपको पूछ रहे हैं नए माध्य में परिवर्तन, तो नया माध्य क्या आ गया बताना, क्या करना है 351 में 13 का डिवाइड देना है, तो ये आ गया आपका 27। देखो आंसर इसमें 2 तरीके से आएगा, आपको दे रखा है 13 संख्याओं का माध्य 24 है, अब आपको प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी 3 जोड़ सकते हैं आप 27 आंसर,
या आप 13 संख्या में 3 जोड़ोगे, 13 3 39, 39 ऐड किया कितना आ गया 351 में 13 का भाग दिया 27, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न इस प्रश्नमाला का, प्रश्नमाला 7.1, इसका लास्ट प्रश्न है 10वां। इसको भी ध्यान से समझना और अच्छे से समझना। देखो क्या होगा, किसका 10वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 3000 रुपये है। एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन, तो देखो क्या लिखने वाले हैं अपन, 5 कर्मचारियों का औसत वेतन बराबर कितना है, 3000 रुपये है। 3000 रुपये इनका औसत वेतन है। तो बताओ कुल वेतन कितना हो जाएगा इन्हीं का, 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 3000 गुणा में 5 बराबर 15,000। ये इनका कुल वेतन हो गया 15,000 रुपये। ठीक है, अब आगे है, चूंकि एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, एक कर्मचारी क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त का मतलब होता है सेवा का पदस्थापन करना, यानी यहां से काम छोड़ दिया, इसका जो कर्मचारी था यहां से चला गया, सेवा से निवृत्त हो गया, तो यानी कम हो गया। तो बताओ एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाने से, अब बताओ आपके सामने कितने कर्मचारी बचेंगे, 4। तो उन 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा, 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा बेटा, दे रखा है आपको 3200 रुपये। कितना है, 3200 रुपये। ठीक है, तो बताओ कुल वेतन कितना हो गया दोनों का, कुल वेतन हो गया 3200 गुणा में 4, 0 0 4 दुनिया 8 4 3 12। तो आप बताओ एक बात है, पहले 5 कर्मचारी थे तब टोटल वेतन कटता था 15,000 रुपये। अब कितने कर्मचारी है, 4 कर्मचारी है, अब टोटल वेतन कितना निकल रहा है, 12,800 रुपये। तो बताओ जो जाने वाला कर्मचारी था सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का वेतन कितना आएगा बेटा, 15,000 में से आपको करना है 12,800 माइनस, तो कितना आ जाएगा 2200 रुपये आपके पास कितना आ जाएगा, वेतन इसका आएगा। कितना लेके गया ये, इसको मिलता था कितना वेतन, 2200 रुपये आपको इसको वेतन मिलता था। क्या करना है कि 5 कर्मचारी थे मेरे पास, उनका औसत वेतन 3000 था, टोटल वेतन कितना मिला 15,000 रुपये। ओके, लेकिन कुछ समय बाद एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया तो कितने बचे, 4 बचे। उन 4 का औसत वेतन कितना आया, 3200, गुणा किया तो कितना हो गया 12,800। तो पहले पेमेंट कितना कटता था 15,000, अब कितना कटने लग गया 12,800। तो बताइए जो सेवानिवृत्त होके गया था कर्मचारी, उसका वेतन कितना था, हमने घटा दिया और आपका आंसर आ गया 2200 रुपये। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में मैंने 17.1 आपको पूरी करा दी है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कक्षा 10 की गणित की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।